वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस स्टूडेंट। सो आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। पहले तो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सीरीज और पैरेलल का मिक्स्ड ग्रुपिंग इसको बोला जाता है, और हम लोग अलग अलग तरह के सर्किट इसमें देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम लोग समझेंगे, सर्किट को बनाना सीखेंगे, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न के रजिस्टर के कॉम्बिनेशन को आज हम लोग सीखने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। और उसके बाद हम लोग का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी चैप्टर का, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पावर। उस इलेक्ट्रिक पावर को भी हम लोग अच्छे से समझेंगे, उसके फॉर्मूला के सारे डेरिवेशंस को हम लोग देखेंगे और उसके ऊपर सवाल भी करेंगे। तो अब ध्यान दो इधर, देखो बुआ, पावर तो वही है, 9 वाला है। 9 में जो पावर पड़े तो वही पावर है, लेकिन वहां जो 9 में हमारा पावर था वो था कि हम लोग उसमें बॉडी बोलते थे। बॉडी, वर्क डन बाई टाइम। वर्क डन किसका? बॉडी का, ऑब्जेक्ट का। कोई ऑब्जेक्ट मतलब ये 10 सेकंड के अंदर मतलब इतना वर्क डन कर रहा है तो उसका पावर निकालिए। 20 जूल वर्क डन कर रहा है 10 सेकंड में, तो पावर निकालिए। तो 20 बाई हम लोग 10 कर देते थे, 2 जूल आंसर आ जाते थे। तो पावर सब जगह वही होता है, वर्क डन बाई टाइम ही पावर होता है, कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है। पावर का सेम फॉर्मूला है, वर्क डन बाई टाइम। लेकिन यहां जो हम लोग पावर देखेंगे वो इलेक्ट्रिक पावर देखेंगे। मतलब इलेक्ट्रिक पावर कहने का मतलब किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का पावर, किसी इलेक्ट्रिकल मोटर का पावर, किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का पावर। एक मोटर है हमारे पास 1 एचपी का, वो 10 सेकंड के अंदर इतना मतलब मान के चलो 500 जूल वर्क डन कर रहा है, तो उस इलेक्ट्रिक मोटर का पावर कितना होगा, ये हम लोग को देखना है। बात समझ में आया? तो हम लोग इलेक्ट्रिकल डिवाइस का जो पावर होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए इस चैप्टर के अंदर हमको पढ़ना है। दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पावर। डेफिनेशन सेम होगा, डेफिनेशन सेम होगा। द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक पावर। लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक पावर का द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कर लो, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कर लो, कुछ भी कर लो, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। Electrical devices is called electric power. Electric power। कोई दिक्कत? इसको डिनोट करते हैं हम लोग पावर को P से। इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई P। P से डिनोट किया जाता है। यूनिट इसका वाट होता है, पता ही है, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। इट्स SI यूनिट इज, SI यूनिट इज वाट। ब्रैकेट में W लिख दो, वाट। जूल पर सेकेंड को क्या बोलते हैं? वाट। जूल, 1 वाट मतलब व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर 1 जूल अगर वर्क किया जाता है तो पावर कितना होगा? 1 वाट। कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, तो वाट हो गया फॉर्मूला इसका। तो अब हम लोग यहां से इसका डेरिवेशन लिख सकते हैं। P इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम। वर्क डन बाई टाइम नोट कर लो, P इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम। P इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम। कहीं कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? और फॉर्मूला थोड़ा ड्राइव करते हैं पावर का, मिटा दे। ये हमारा पहला हो गया, और आगे बढ़ते हैं। अब यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाना है हम लोग को और आगे बढ़ते रहना है। क्लियर? हम लोग एक टर्म पढ़े थे, याद होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। याद है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम लोग को पढ़ाया गया था V बराबर W बाई क्यू। V बराबर W बाई क्यू, यानी कि किसी एक चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट चार्ज तक लाने में किया गया जो वर्क डन होता है वो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। और उसका डेफिनेशन मैंने लिखवाया था, फॉर्मूला V इज इक्वल टू W बाई क्यू। तो यहां से W बराबर क्या होगा बाबू बताओ? W बराबर V इंटू क्यू लिख सकते हैं। तो ये वाला वैल्यू तुम यहां पुट कर दो। तो यहां से पुट करोगे तो ध्यान दो, P इज इक्वल टू W का मान कितना लिखोगे? V इंटू क्यू और बटा में T लिख सकते हैं। P बराबर V इंटू क्यू बाई टी। और ऑलरेडी यू नो डैट कि Q बाई टी क्या होता है? करेंट। याद आ रहा है कुछ? यही तो स्टार्टिंग था हमारा, करंट। करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज बाई टाइम क्या कहलाता है? I। सो यहां से एक और बना हमारा, P इज इक्वल टू V इंटू I। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट दूसरा फॉर्मूला है पावर का। ये पहला और ये दूसरा। जहां जहां फॉर्मूला अच्छा बनते जा रहा है वहां हम क्या करते जा रहे हैं?
उसको बॉक्स में बंद करके टिक करते जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कहां से ला रहे हैं उसको साइड में लिख रहे हैं, कौन सा चीज कहां से आ रहा है उसको मैं साइड में लिख रहा हूं, यहां फॉर्मूला बनते जा रहा है। क्लियर है सब लोगों को, समझ में आ रहा है अच्छे से? गुड, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं, बढ़ा दूं? ओके, अब देखो, अब ओम्स लॉ, ओम्स लॉ याद है? ओम्स लॉ क्या था? V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, करेंट इंटू रेजिस्टेंस। ठीक है, कैसे भूल जाते हो? V इज इक्वल टू आई इंटू आर। कहीं कोई दिक्कत? तो अगर V बराबर आई इंटू आर होता है तो ये इसका वैल्यू यहां पुट करके देख लेते हैं क्या मिलता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं P इज इक्वल टू, V के जगह पर ध्यान से देखो, V के जगह पर कितना लिख सकते हैं? I इंटू आर, और पहले से कितना है यहाँ पे? I है, तो ये क्या बनेगा? P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 3। ठीक, तीसरा, कहीं को दिक्कत? और एक और फॉर्मूला बनता है, एक और फॉर्मूला बनता है, उसको बता देते हैं और तब बताएंगे कि ये फॉर्मूला कब कब कहां कहां कौन कौन सा हमको यूज करना है। ठीक है ना? एक और यहीं से बन सकता है ना, देखो ध्यान से, अगर ये V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है तो I बराबर क्या होगा? V बाई आर। इसी में रख दो, यहाँ पे इसको मिटा दे, अब इधर इसी में रख दो यहाँ पे, तो देखो ध्यान से, ये यहाँ P I के जगह पर क्या लिख सकते हो? V बाई आर का होल स्क्वायर इंटू आर। सो P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर, आर से आर कैंसिल आउट, सो P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला नंबर 4। हाँ, पावर का चार्जर फॉर्मूला है। अब हम बताते हैं ना सिचुएशंस की कब कौन कहां लगाएंगे, अब बता देते हैं कौन कहां लगाएंगे। अरे तो फॉर्मूला नोट कर लो और एक बार थोड़ा रट भी लो साथ साथ मेरे पास। पहला है P इज इक्वल टू W बाई टी, P इज इक्वल टू W बाई टी। दूसरा P इज इक्वल टू B इंटू आई, क्लियर? B इंटू आई। दूसरा हमारे पास P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, और चौथा हो गया P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। ठीक, अब ये देखो कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है। ये तब लगाना है जब हमको वर्क डन और टाइम डायरेक्ट दिया रहे। वर्क डन और टाइम दिया रहे क्वेश्चन में, पावर पूछी, ये लगा दो। अगर हमको वोल्टेज और करंट दिया रहे, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दिया रहे, तो हम लोग ये वाला लगा देंगे। समझ आ रहा है कौन सा कब लगाना है? वोल्टेज और करंट दोनों दिया रहे तब हम लोग ये वाला लगा लेंगे। कहीं कोई दिक्कत? अच्छा, अगर हमको रेजिस्टेंस और करंट दिया रहे तब हम लोग ये वाला लगा लेंगे, रेजिस्टेंस और करंट रहे तो। और अगर हमको वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया रहे तब हम लोग ये वाला लगा लेंगे। समझ में आया कौन सा लगाना है? पावर और टाइम रहेगा तब पहला, वोल्टेज और करंट रहेगा तब दूसरा, ठीक है, करंट और रेजिस्टेंस रहेगा तब तीसरा, और वोल्टेज और रेजिस्टेंस रहेगा तो चौथा। बस, सो सिंपल। तो इसको हम लोग को लगा देना है। कहीं कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? क्लियर है सबको? है, ऐसा बनाते चले जाएंगे। ये हमारा इलेक्ट्रिक पावर का कहानी हो गया। इलेक्ट्रिक पावर का हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर लिए, 4 फॉर्मूला। कहीं कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अब देखो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, मिटा दे इसको। चलो, अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले, तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 15, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज का है। और देखो इस क्वेश्चन में हम क्या लिख दिए हैं, VVI। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत साल पेपर में आया, लगातार दिखा सकते हैं तुमको, किसी ना किसी सेट के अंदर तुमको जरूर देखने के लिए मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हमको तो क्वेश्चन देखने का जरूरत नहीं है, वो तो ऐसे ही सब याद वाद हो गया है, इतना टाइम हो गया पढ़ाते हुए। क्वेश्चन क्या है, कहता है तुमको कि वहां पे 2 बल्ब है या लैंप होगा दिए हुए, है ना। 2 लैंप है, दोनों को पैरेलल में लगा दिया गया है। एक लैंप जो है वो 60 वाट का है और दूसरा जो है वो 100 वाट का है। तो देखो यहाँ पे एक इसका क्वेश्चन के ऊपर एक फिगर, एक हमारे पास लैंप हो गया 60 वाट का और दूसरा लैंप है हमारे पास कितने का, 100 वाट का। कितने का है? 100 वाट का। और दोनों को किस में लगाया गया है? पैरेलल में। क्वेश्चन कर रहा है दोनों को पैरेलल में लगाया गया है और दोनों को 220 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ दिया गया है।
कितने के सप्लाई से जोड़ा गया है? 220 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ दिया गया है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो हमको पूछा है कि जो मेन सर्किट में करंट जा रहा है, ये मेन सर्किट में, इसको मेन सर्किट बोलते हैं, यहां जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है, ये हमारे पास सवाल। सवाल आप लोग लिख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 एनसीईआरटी का। और क्वेश्चन तो मैं से ही तुमको बता दिए क्या कहा। एक 60 वाट का हमारे पास बल्ब है, दूसरा 100 वाट का बल्ब है, दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल लगा हुआ है 220 वोल्ट के सप्लाई से। तो उसके मेन सर्किट से मेंस में जो करंट जा रहा है वो कितना जाएगा? क्लियर? उसके मेन सर्किट में जो करंट जा रहा है वो कितना जाएगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। कहीं कोई दिक्कत? तो हम ऐसा मान लेते, देखो तो ध्यान से इधर देखो, इधर इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत इजी टेक्निक। हम ऐसा मान ले कि सर अगर यहां तक आई आया है तो इधर I1 जा रहा होगा, इधर I2 जा रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत? और यहाँ I1 गया है, यहाँ I2 गया है, यहाँ बाहर I निकल रहा है। तो याद करो, ये वाला भी बात तुमको बताए हुए हैं जी, नहीं बताए थे कि अगर मान लो इधर I1 जा रहा है, यहाँ पे I2 जा रहा है, यहाँ पे I3 जा रहा है, ये वाला यहाँ I आया है और फिर यहाँ बाहर निकलेगा I। तो I बराबर हम लोग जो लिख सकते हैं वो क्या, I1 प्लस I2 प्लस I3। ये तो ऑलरेडी हमारा पहले से किया हुआ क्या है भाई, ये दो यही तो बटा है, तो फिर बाहर यही निकलेगा, हो जाएगा। तो हमको I ही तो निकालना है, क्या निकालना है इसमें, I निकालना है, क्या निकालना है, I। तो I जो होगा वो कितना होगा, I1 प्लस I2 होगा, ये तो पक्की बात है। अब मेरा टारगेट है I1 निकाल लेना और I2 निकाल लेना, I1 निकाल लेना और I2 निकाल लेना। तो एक और बात जरा बता दो हमको, यहां अगर वोल्टेज 220 वोल्ट है तो इन दोनों को वोल्टेज कितना मिलेगा, दोनों को वोल्टेज कितना मिलेगा, सेम ही मिलेगा, क्योंकि बताए हुए हैं पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम। पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम। तो इसको भी 220 मिलना है और इसको भी कितना मिलना है, 220 मिलना है, वोल्टेज सेम मिलना है। तो हम क्या करते हैं ना, इसको थोड़ा आसान करते हैं। पहले कर लेते हैं केस 1, पहला वाला के लिए, केस 1 फॉर 60 वाट, किसके लिए, 60 वाट। इसको मान, ये वाट क्या होता है, पावर, वाट क्या होता है जी, पावर। तो ये मान लेते हैं इसको P1, पावर जो दिया हुआ है वो कितना दिया है, 60 वाट, और वहां का वोल्टेज V1, वोल्टेज कितना दिया है, 220 वोल्ट। तो हमको निकालना क्या है, I1 निकालना है, यही ना है। अब देखो PVI का कोई फॉर्मूला है पावर का, अभी जस्ट पढ़े है ना, अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़े हैं PVI का। तो हमारे पास फॉर्मूला है P बराबर V इंटू आई, सब में 1 1 लगा दो। तो I1 निकालना है, तो I1 बराबर कितना होगा बउआ, P1 बटा V1 होगा। सो P1 का वैल्यू कितना हो गया, यहां से 60 डिवाइडेड बाई V1 का वैल्यू 220, कैंसिल किया, ये 3 और ये 11, सो ये हो जाएगा 3/11 एम्पियर। इतना लिख के छोड़ दो, काम खत्म। अब आ जाओ, अब क्या करना है, केस 2, केस 2। तो केस 2 किसके लिए कर ले, फॉर 100 वाट बल्ब, ठीक। तो इसके लिए फिर उसी तरीके से P2 कितना होगा, 100 वाट, V2 ये भी कितना होगा, 220 वोल्ट। समझ में आना सबको ना, पावर ये रहा, वोल्टेज ये रहा, I2 निकालना है, क्या सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P2 बटा V2। सो P2 का मान कितना हो गया, 100 बटा 220। अब ये 0 से 0, ये गया 5, ये गया 11, यानी कि 5/11 एम्पियर। खत्म। I1 I2 निकल गया। क्या निकालना है हमको, I1 I2 नहीं निकालना था, हमको क्या निकालना है, I बराबर क्या होता है, देखो यहां लिखा हुआ है I बराबर I1 प्लस I2, यही आंसर निकाल दे इतने। तो I बराबर हो जाएगा, I1 का वैल्यू देखो 3/11 प्लस 5/11, एलसीएम ले लो, 11/8, भाग मारो 0.72 एम्पियर आएगा इसका आंसर। आंसर भी याद है 0.72 एम्पियर, 72 या 73 जो भी होगा यही आएगा इसका आंसर। खत्म हो गया सवाल 15 नंबर क्वेश्चन। समझ में आया, क्लियर है, इतना आसान था पावर का सवाल। बना दीजिए इसको। पावर समझ में आया सबको। अब कौन सा फॉर्मूला कब लगाएंगे, कोई दिक्कत, अगर W/T रहे, मतलब वर्क डन टाइम रहेगा तो P बराबर W/T, वोल्टेज और करंट रहे P इज इक्वल टू V इंटू आई, ठीक है। रेजिस्टेंस और करंट रहे तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, और वोल्टेज और करंट रहे तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। मार्कर छोड़ दिए अब।
नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिएगा। अगला टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। आज का जो हमारा एक नया टॉपिक होगा उसका नाम है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी जो होता है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी करने का मतलब क्या होता है? कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का मतलब उस एनर्जी को हम यूज कर रहे हैं और उसके बदले हम उसका बिल पे करेंगे, हम उसका अमाउंट देंगे। ऐसा एनर्जी जो हमको कहीं से सप्लाई करके दिया जा रहा है और हम उसको यूज कर रहे हैं और उसके बदले हम उसका पैसा भर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द कॉमर्शियल। कॉमर्शियल एनर्जी हुआ ये। जैसे हमारे घर में आता हुआ इलेक्ट्रिसिटी, हमारे घर का इलेक्ट्रिसिटी क्या है? कॉमर्शियल एनर्जी है। क्यों? क्योंकि वो हमारे घर में आता है, हम जितना यूज करते हैं उसका हम क्या करते हैं? बिल पे करते हैं, हम उसका पैसा भरते हैं। तो कॉमर्शियल, कॉमर्शियल एनर्जी जो होता है उसका यूनिट बहुत बड़ा होता है, छोटा नहीं, बहुत बड़ा यूनिट होता है, समझे? तो कॉमर्शियल यूनिट का एनर्जी, कॉमर्शियल है ना, क्या लिखे हैं? कॉमर्शियल एनर्जी। कॉमर्शियल एनर्जी का जो यूनिट होता है, क्या होता है? यूनिट। ये यूनिट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं के डब्ल्यू एच। क्या बोलते हैं इसको? के डब्ल्यू एच। कॉमर्शियल एनर्जी का यूनिट होता है के डब्ल्यू एच। इसको पढ़ा जाता है किलो वाट आवर। किलो वाट आवर, क्लियर है? कॉमर्शियल यूनिट का एनर्जी क्या होता है? के डब्ल्यू एच। ये के जो हमारा के डब्ल्यू एच होता है, इसी को हम लोग 1 यूनिट भी बोलते हैं। एक के डब्ल्यू एच बोलो या 1 यूनिट बोलो, बात क्या होता है? बराबर। समझ में आ रहा है? ऑलरेडी वी हैव डन इन द 9 क्लासेस। ओके, सो 1 kWh जो होता है वो कितने के बराबर होता है? 1 यूनिट के बराबर होता है। कहीं कोई दिक्कत? सबको समझ में आ रहा है? ओके, अब आगे आ जाओ। 1 kWh जूल में कितना होता है? 1 kWh इन जूल। ये तुम्हारा एमसीक्यू क्वेश्चन में क्लास 10 के बोर्ड में बहुत बार आ जाता है कि 1 kWh जो है वो जूल में कितना होता है। तो इसको सीख लो। 1 है तो 1, के का मतलब किलो, और किलो में कितना होता है? 1000। किलो में कितना होता है? 1000 गुना वाट। अब वाट अभी जस्ट पावर पढ़े हो, पावर पढ़े थे ना? पावर बराबर क्या होता है? वर्क डन बाई टाइम। वर्क डन का यूनिट क्या होता है? जूल। और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। होता है ना जी? तो इसको हम लोग वाट बराबर लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड। यूनिट के टर्म में, ये किसके टर्म में है? यूनिट के टर्म। तो वाट बराबर जूल पर सेकेंड, तो वाट के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? जूल पर सेकेंड। और आवर को सेकंड में लिख दो। एक घंटा में कितना सेकंड? 3600 सेकंड। एक घंटा में 3600 सेकंड। देखो सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हुआ, कितना मिला हमको? 36। 1 2 3 4 5 गुना 10 का पावर 5 जूल। ठीक है, थोड़ा इसको इजी कर लो, तो इजी करोगे तो आ जाएगा 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल। ये होता है हमारा 1 kWh जूल में, याद रखना है 1 kWh जूल में। क्लियर? नोट कर दीजिए इसको। ये कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है। कॉमर्शियल एनर्जी, उसका यूनिट kWh होता है। 1 kWh को 1 यूनिट बोला जाता है। 1 kWh जूल में होता है हमारा 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। इसको याद रखना है। कहीं कोई दिक्कत? नो सर। अब इस पर क्वेश्चन ये इसका एक बार फॉर्मूला बता देते हैं। कॉमर्शियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बेटा दे इसको। हो गया? चलो, कॉमर्शियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं कि वर्क डन, जितना हम लोग वर्क डन करते हैं उतना ही हमारा क्या होता है? एनर्जी। जो हमको वर्क डन करना रहता है उतना एनर्जी या तो स्टोर करिए, नहीं तो उतना एनर्जी खर्च करिए। बात समझ आता है ना? तो हमारा पावर जो होता है, ध्यान से देखो, पावर जो होता है उसको हम लोग लिख सकते हैं E/T। भी तो लिखा जा सकता है। वर्क डन कितने के बराबर होता है? एनर्जी के बराबर, क्योंकि हमको जितना वर्क डन करना पड़ता है उतना एनर्जी हमको खर्च करना होगा। अगर हम 10 जूल वर्क डन करेंगे यानी 10 जूल हम एनर्जी खर्च करेंगे, सिंपल सी बात है। तभी हम 10 जूल वर्क डन कर सकते हैं। तो वर्क डन और एनर्जी दोनों क्या होता है? मतलब ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। तो यहां से एनर्जी हम लोग P इज इक्वल टू इंटू टी लिख सकते हैं। तो यहां से E बराबर क्या बनेगा? P इंटू टी बनेगा। P इंटू टी, ये क्या है? ये हमारा एनर्जी कंज्यूम्ड है। क्या है? एनर्जी कंज्यूम। कितना एनर्जी कंज्यूम्ड हो रहा है? ये क्या है? हमारा पावर। किस डिवाइस का? और ये क्या है? टाइम।
ये क्या है? टाइम, याद रखना। अच्छा, यहाँ टाइम जो है वो हमेशा किसमें रहना चाहिए? इन आवर में। टाइम को हमेशा किसमें रखना है? आवर में। ठीक है, टाइम को हमेशा घंटा के फॉर्म में रखना है। क्लियर? और पावर तो वाट में रहेगा ही। ये एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला बना हमारा, E बराबर P इंटू टी। एनर्जी बराबर पावर इंटू टाइम। इसी पर बेस्ड इस बार हमारा 2026 में बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, हम लोग को एक दिन क्वेश्चंस भी करना है। ठीक है, इस चैप्टर को खत्म कर देते हैं। एक और छोटा टॉपिक बचा, उसको कंप्लीट करने के बाद पीवाईक्यू उठाएंगे। और जब पीवाईक्यू उठाएंगे तब आप देखिएगा हर साल का क्वेश्चन जब आपके सामने लाएंगे तो इस पर बेस्ड आपको 2026 का क्वेश्चन मिलेगा। और आप लोग बनाइएगा, बहुत आसानी से बना दीजिएगा, बहुत ईजी है, हम लोग सीख लिए। कहीं कोई दिक्कत? तो क्या निकालना है फॉर्मूला एनर्जी का? E बराबर P इंटू टी। अब एक क्वेश्चन देखो, ठीक है, मिटा दे इसको। चलो अब इस पर एक क्वेश्चन देखो। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ध्यान दो। क्वेश्चन है यहां पर एन इलेक्ट्रिक है ना, रेफ्रिजरेटर रेटेड एट 400 watt, operates for 10 hour daily। ठीक, यहां से क्वेश्चन आया, फाइंड द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी at rupees 4.50, 4.5 रुपया, ठीक है, पर यूनिट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट इतना रुपीज पर यूनिट इन टाइम भी दे दो 30 डेज। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे हम लोग? सबसे पहले यहां पे ध्यान दो, जो जो चीज दिया उसको नोट करो। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड एट 400 वाट, यानी ये पावर दिया है। क्या दिया है? ये पावर। P इज इक्वल टू कितना दिया है? 400 वाट। कहीं कोई दिक्कत? आगे बढ़े। और हमको क्या दिया है? टाइम दिया है। टाइम कितना दिया है? 10 आवर। टाइम कितना दिया है? 10 आवर। तो क्या हम लोग यहां से एनर्जी कंज्यूम निकाल सकते हैं? तो पहले एक दिन का निकाल लो। एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे, एक दिन में कितना एनर्जी कंज्यूम होगा? फॉर्मूला E बराबर अभी बताया है P इंटू टी। सो E इज इक्वल टू P का वैल्यू कितना लिखोगे? 400 वाट इंटू टाइम कितना होगा? 10 आवर। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा, ध्यान से देखो, ये आएगा 4000 वाट आवर। WH, अभी ये हमको लाना इसको KWH में। अब ये किस में आया है? WH में। यूनिट मेरा जो एनर्जी का होता है, कमर्शियल एनर्जी का, वो होता है KWH, लेकिन ये WH आया है तो हम इसको KWH में चेंज करेंगे। कैसे बदलेंगे? KWH में बदलने के लिए कुछ नहीं करना है, 1000 से डिवाइड कर देना है। सो E इज इक्वल टू हो जाएगा 4000 डिवाइडेड बाई 1000। तो ये किसमें बदल गया? अब KWH में। जैसे ही डिवाइड लगाओगे 1000 से, किसमें बदल जाएगा? KWH। यहां से इसको काट दो, यानी एक दिन का एनर्जी कंजम्पशन इसका कितना आया? हाँ, एक दिन का एनर्जी कंजम्पशन आ गया 4 KWH। इसको 4 यूनिट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक सबको क्लियर है? समझ में आया? कुछ नहीं किए, बस फॉर्मूला में रखे, हम बनाते गए। लास्ट में एक स्टेप यहां पे नया हुआ है। क्या हुआ? यहां WH आया है। हमेशा याद रखना, कोई भी WH में आएगा उसको KWH में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 1000 से डिवाइड कर देते हैं। समझ आया? 1000 से डिवाइड कर देंगे, KWH में बदल जाएगा, यही यूनिट हो गया। ये कितने दिन का निकला? एक दिन का। अब हमको कितने दिन का निकालना है? 30 डेज का। तो यहां फिर निकाल लो, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज। तो 30 डेज में कितना होगा बताओ? E इज इक्वल टू, एक दिन का आया हुआ है 4, तो 30 से इसको क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। तो 30 दिन में कितना होगा? 120 यूनिट। यूनिट लिख दे, यूनिट लिखो या KWH लिखो, बात बराबर है। क्लियर है? तो 30 दिन में वो रेफ्रिजरेटर कितना यूनिट लेगा? 120 यूनिट। कितना लेगा? 120 यूनिट लेगा। कहीं कोई दिक्कत?
अब हमको क्या निकालना है, कॉस्ट, हमको पैसा कितना भरना है। तो कॉस्ट कितना होगा बताओ, कॉस्ट क्या होगा। तो हमको यूनिट मालूम है, एक यूनिट का देखो यहाँ, एक यूनिट का चार्ज कितना है, 4.5 रुपया, 4 रुपीज 50 पैसा। तो 120 यूनिट का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको सीधे, 4.50 गुने 120, यहां से पॉइंट हटा दो, नीचे 100 आ जाएगा, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये मर गया, बस 12 को 45 से गुना कर दो, कितना रहा, 540 रुपीज, 540 रुपीज इसका आंसर हो गया। ये हमारा आंसर आ गया कॉस्ट। मतलब एक महीना में हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आएगा सिर्फ इसको ऑपरेट करने का, वो कितना होगा, 540 रुपीज। खत्म, क्लियर है, ये था, इजी है, कहीं कोई दिक्कत, बन जाएगा ना ऐसा क्वेश्चन, कोई दिक्कत इसमें। तो एक एनसीईआरटी का ही हमारा क्वेश्चन है, देखो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है तुम्हारा, पेज नंबर है तुम्हारा, पेज नंबर 192 का, पेज नंबर 192 का, ठीक है, 191 पर है, एग्जाम्पल नंबर 11.13, एग्जाम्पल नंबर 11.13। इसको मिटा दे, इसको मिटा दे ना, ठीक है। तो पेज नंबर हमारा ठीक है, एनसीईआरटी का कितना है पेज नंबर, पेज नंबर है तुम्हारा 191, 191 का एग्जाम्पल 11 पॉइंट कितना है 13, 11.13। क्वेश्चन कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट, ये भी सेम है, मतलब एक रेफ्रिजरेटर है जिसका रेटिंग कितना दिया है, 400 वाट दिया है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, ऑपरेट्स 8 आवर पर डे, मतलब हर दिन कितना चलता है, 8 आवर चलता है, टाइम लिख दिए। इसका भी कॉस्ट निकालना है 30 डेज का, लेकिन इसमें जो दिया है पर यूनिट जो चार्ज दिया है वो 3 रुपया दिया है, कितना दिया है, 3 रुपया दिया है, बना दोगे ना। फिर उसी तरीके से एक दिन का निकाल लो पहले, एनर्जी कंज्यूम्ड इन, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे, पहले सबसे पहले एक दिन का फॉर्मूला E बराबर P इंटू टी, सो E इज इक्वल टू P का वैल्यू कितना लिखोगे, 400 वाट गुना 8 आवर, मल्टीप्लाई कर दो इसको, 3200 वाट आवर। अभी तुरंत सीखा है, ये वाट आवर में है, इसको kWh में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं। सो यहां से E इज इक्वल टू हो जाएगा 3200 डिवाइडेड बाई 1000, और ये अब kWh लिख सकते हो, 00 से 00 कटा, इसका डिवीजन करो तो ये आ जाएगा तुमको 3.2 kWh, एक दिन में 3.2 यूनिट होगा, एक दिन में, क्लियर है। अब कितने दिन का निकाल लेंगे हम लोग, 30 डेज का। सो एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज, एनर्जी कंज्यूम्ड इन कितना दिन, 30 डेज, तो इसका कितना हो जाएगा जी, 96। हाँ बस 30 से मल्टीप्लाई, 30 इंटू 3.2, पॉइंट हटा दो, नीचे 10 जो, 0 से 0 कट गया, 96 यूनिट kWh, खत्म। मतलब 30 दिन में 96 यूनिट आएगा। अब कॉस्ट निकालना है, और रेटिंग दिए हुए कितना, 3 रुपये पर यूनिट चार्ज है, 3 रुपया पर यूनिट, एक यूनिट का चार्ज 3 रुपया है। तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा इतना यूनिट का निकालना है, और एक का कितना है, 3 रुपया, तो हमारा निकल के आ जाएगा यहां पर 96 इंटू कितना 3, तो ये आ जाएगा हमारा 288 रुपीज, 288 रुपीज, रुपीज का सिंबल दे देना इस तरीके से, रुपीज, ये 288 रुपीज, खत्म, क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। ये कंप्लीट हो गया हमारा, बहुत बहुत बनाया हम लोग, 9 में तो बहुत सारा सवाल बनाया, क्लियर है ना। ये था हमारा कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो इस पर ये आया है इस बार 2026 में, इस पे क्वेश्चन आया है, इसलिए हमको इसको अच्छे से करना है, जल्दी जल्दी नहीं, एकदम समझ के बढ़िया से करना है। 2 बनवा दिए, बाकी सब ऐसा ही रहता है, सब बन जाएगा। फिर PYQ वाला जो उठाएंगे अगला क्लास में, उसमें भी हम एक बता देंगे तुमको, ठीक है। अब एक टॉपिक इसका बच गया लास्ट हमारा,
कौन सा? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लास्ट टॉपिक है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मिटा दे इसको। चलो देखो, तो एक टॉपिक हमारा यहां पर है ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ हम लोग को पढ़ना रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। बेसिकली इसमें जो फॉर्मूला वगैरह है या सब कुछ जो बहुत सारा मेहनत किया गया है, वो किसके द्वारा किया गया है? जूल के द्वारा। ठीक है, जूल के द्वारा किया गया है। तो उन्हीं के ऑनर में एक लॉ बनाया गया जिसका नाम क्या है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। समझे? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहा था थॉमस जूल जो है, उसने क्या कहा? समझो इसको अच्छे से, थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा, समझ लेते हैं। वो कहा कि अगर कोई कंडक्टर है, ठीक, अगर कोई कंडक्टर है उसमें करंट जा रहा है, कंडक्टर के अंदर क्या हो रहा है? करंट जा रहा है। तो इस कंडक्टर के अंदर करंट जाएगा तो इसके अंदर पहले से एक और चीज मौजूद है, वो क्या है? रेजिस्टेंस। सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस तो रहना ही रहना है। कोई भी कंडक्टर उसमें रेजिस्टेंस तो रहेगा ही रहेगा। तो एक कंडक्टर है जिसमें करंट जा रहा है आई, और उसमें पहले से क्या मौजूद है? रेजिस्टेंस मौजूद है। तो करंट जब चलेगा, उस रेजिस्टेंस मतलब जो रोकने वाला चीज है, फिर भी वो चल रहा है, फिर भी वो चल रहा है। तो इस केस में क्या होगा? धीरे धीरे कंडक्टर जो है वो क्या होगा? हीट होते जाएगा। कंडक्टर क्या होते जाएगा? हीट होते जाएगा। बस मस्त जाना, हीट होते चला जाएगा। अरे सिंपल सी बात है, कोई रोकने वाला जगह है, जैसे भीड़ भाड़ वाला जगह है, और तुमको हम बोल दिए कि वहां से तुम बाहर निकलो, तो भीड़ में से जब तुम बाहर निकलोगे तो क्या करोगे? वहां बॉडी को, जितने भी लोग हैं उसको साइड करते हुए, जैसे तैसे अंदर से भीड़ को चीरते हुए बाहर निकलोगे। बाहर जाओगे, पूरे पसीना से तरबतर रहोगे। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोगों को हटाते हुए तुमको आगे आना पड़ा, तो तुम हीटअप हो गया, तुम्हारा बॉडी। सेम है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और इस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट ये करंट आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? उसको करते करते वो रोकेगा, तो रोकने के कारण से यहाँ पर क्या डेवलप होगा? हीट, यानी कंडक्टर में हीट डेवलप हो जाएगा। समझा? ज्यादा कब होगा? जितना ज्यादा देर तक करंट चलेगा। कम कब होगा? जितना कम समय तक करंट चलेगा। तो यहां से हीट का एक बहुत अच्छा रिलेशन दिया जूल्स ने। क्या रिलेशन दिया? कि इफ करंट इज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, है ना, अगर करंट हमारा कंडक्टर से पास हो रहा है, देन इट विल प्रोड्यूस, या कंडक्टर विल गेट्स हीट अप, कंडक्टर जो है वो हीट अप हो जाएगा। एंड द हीट विल बी, जो हीट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट का, लेकिन स्क्वायर में, यानी हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। और दूसरा, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, मतलब जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा हीट। और तीसरा, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी जितना टाइम तक करंट चलेगा उतना ज्यादा हीट होगा। समझ में आया? लेकिन करंट का स्क्वायर में, मतलब करंट जा रहा है 2 एम्पियर, करंट जा रहा है 2 एम्पियर, तो जितना 4 एम्पियर हीट करेगा उतना 2 ही एम्पियर करने लगेगा। ये स्क्वायर में चलता है। तो इन तीनों को अगर कंबाइन कर दोगे तो तुमको डायरेक्ट एक फॉर्मूला मिल जाएगा, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर R इंटू टी। समझे? हीट जो होगा वो कितना होगा? I स्क्वायर R इंटू टी। प्रोपोर्शनल को हटाओगे, इक्वल का साइन कांस्टेंट 1 होता है, तो H इज इक्वल टू हो जाएगा I स्क्वायर R इंटू टी। ये हमारे पास हीट निकालने का फॉर्मूला निकल के आ गया। अगर किसी कंडक्टर के अंदर कितना हीट होगा हमको निकालना है, सो वी हैव I स्क्वायर R इंटू टी। समझ में आया? यही हमारे पास फॉर्मूला हीट निकालने का। और हीट का भी यूनिट क्या होता है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट? हीट का एसआई यूनिट जूल होता है। यहां भी हम लोग जूल ही लिखेंगे, जूल। हीट का यूनिट होता है जूल। ठीक है? तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का अगर हमको लिखने का या लिखना है, अगर हमको इसका स्टेटमेंट लिखना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? कि व्हेन अ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, जब एक कंडक्टर से करंट पास हो रहा है, देन it will produce heat, ये heat produce करेगा, and the heat is directly proportional to a square of the current। पहला, heat is directly proportional to resistance, heat is directly proportional to time। ठीक है? इसी को हम लोग बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसी को क्या बोला जाता है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्लियर है? फिर से एक बार बोल दे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है? व्हेन करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, जब एक कंडक्टर में करंट पास करे, व्हेन करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, देन इट विल प्रोड्यूस हीट, तो ये हीट प्रोड्यूस करेगा। एंड द हीट is directly proportional to the square of the current, heat is directly proportional to the resistance,
and heat is directly proportional to the time for which current is flowing through the conductor. ये हो गया हमारा जूल्स लॉ। क्लियर? और तीनों को कंबाइन किया, H डायरेक्टली आई स्क्वायर इंटू टी, तो H बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी, ये हमारा हीट का फॉर्मूला बन के आ गया। ठीक, थोड़ा सा अगर और चाहे, जैसे सर यहां तो ठीक है, आई है, आर है और टी है, तो आप फॉर्मूला लगा दिए, लेकिन अगर वोल्टेज रहता तब हमारे पास फॉर्मूला बनेगा? बन ही तो जाएगा, आराम से बन जाएगा फॉर्मूला। कैसे बनेगा? ध्यान दो, मिटा दे इसको। वोल्टेज के टर्म में इसी को बना सकते हैं। अब तुम जानते हो ओम्स लॉ से आई बराबर क्या होता है? वी बाई आर, जानते हो ना? आई इज इक्वल टू वी बाई आर। बस यहाँ पे पुट कर दो, तो इसको पुट कर दो, इसमें H इज इक्वल टू आई के जगह पर वी बाई आर का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। सो होगा H इज इक्वल टू वी स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। आर से एक आर कैंसिल आउट, सो H बराबर वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ये हमारा H का एक और फॉर्मूला सामने झलक रहा है हीट का, ये वोल्टेज के टर्म में आ गया। समझ में आ गया सबको? तो यही दो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है हीट के लिए, इसको ध्यान में रखना है। अब बस हम लोग को सवाल लगाना है। क्लियर है? ठीक, इतना रहने देते हैं क्या? 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड each second in 4 ohm resistance. 100 joule of heat is produced, 100 joule of heat is produced each second, each second in a 4 ohm resistance in a 4 ohm resistance. Find the potential difference across the resistor. Find the potential difference across the resistor. Find the potential difference across the resistor. यही बनाना है, बनाओ। हाँ, तो हम लोग एक जूल्स लॉ ऑफ फिटिंग का सवाल कर रहे हैं। सवाल है हमारे पास, एनसीईआरटी का ही है ये, एग्जांपल नंबर 11.11, पेज नंबर है तुम्हारा 189 का। ठीक है, क्या कहता है? हीट दे दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हीट दिया है, कितना दिया है हीट? 100 जूल। कितना हीट दिया है? 100 जूल हीट दे दिया है। उसके बाद कहा है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस दिया है तुमको 4 ओम। कितना है? 4 ओम। और टाइम भी दिए हुए हैं, देखो टाइम उसमें ईच सेकंड लिखा है, ईच सेकंड, तो ईच सेकंड का मतलब 1 सेकंड। ठीक है, ईच सेकंड का मतलब 1 सेकंड। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिएगा, 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकंड इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है रजिस्टर के अक्रॉस, मतलब भी निकालना है हमको। तो क्या हमारे पास इससे रिलेटेड कोई भी का फॉर्मूला है? कल हम लोग पढ़ के गए थे, देखो तो H बराबर वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी पढ़े थे ना डायरेक्ट। तो ये तो निकालना नहीं बन जाएगा, तो इसको इधर भेजो, H इंटू आर बराबर वी स्क्वायर इंटू टी, टी को भी इधर भेज लो, तो H इंटू आर बाई टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से H का वैल्यू बताओ कितना लोगे? 100 गुने 4 बटा टाइम कितना? 1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? 400 बराबर वी स्क्वायर। सो वी बराबर कितना हो जाएगा? रूट अंडर 400। सो वी इज इक्वल टू हो गया 20 वोल्ट आंसर। वी इज इक्वल टू 20 वोल्ट आंसर। सो इजी क्वेश्चन, क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? अब हम लोग थोड़ा सा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो जूल्स लॉ पढ़े हैं, उसका एप्लीकेशन जान लेंगे कि जो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसका हमारे दैनिक जीवन में क्या एप्लीकेशन है, ये हमको इससे क्या फायदा हुआ। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो हुआ, मतलब अगर करंट चलाएंगे कंडक्टर के अंदर तो हीट बनेगा, करंट चलाएंगे तो क्या बनेगा? हीट बनेगा। इसका हम लोग आज के जमाने में हम लोग क्या फायदा उठा रहे हैं, ये क्या फायदा है? क्लियर? तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मिटा दे इसको,
हो गया ना ये न्यूमेरिकल सबका, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एप्लीकेशन, सबसे पहला एप्लीकेशन जो है हम लोग इसका यूज कर रहे हैं कहाँ, तो हम लोग इसका यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक आयरन में। इलेक्ट्रिक आयरन तुम्हारा इसी प्रिंसिपल पर काम कर रहा है, किस पर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। होता क्या है आयरन में, इलेक्ट्रिक आयरन का ये बाहर वाला जो प्लेट तुम लोग देखते हो, ये प्लेट, ठीक, तो ये मेटल का प्लेट होता है और इसके अंदर, इस प्लेट के अंदर यहाँ पे ऐसे एक क्वाइल लगा रहता है, क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक वायर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्वाइल बोलते हैं। और ये क्वाइल जो बना होता है ये नाइक्रोम का बना होता है, किसका, नाइक्रोम मटेरियल का ये क्वाइल बना रहता है, मेटल है, ठीक। अब होता क्या है कि जब हमारा करंट आता है तो इस क्वाइल में जाता है, नाइक्रोम का रेसिस्टिविटी ज्यादा होता है, तुम देख लेना रेसिस्टिविटी वाला में, नाइक्रोम का रेसिस्टिविटी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो जितना ज्यादा रेसिस्टिविटी उतना ज्यादा करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा, और जितना करंट अपोज होगा उतना ज्यादा हीट होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, हीट होगा। तो ये क्या करता है, हमारा हीट प्रोड्यूस करता है, हीट अप होने लगेगा, तुरंत थोड़ा देर बाद हीट हो जाएगा। और ये जब पूरा कॉइल हीट होगा तो ये जो हमारा मेटल बॉडी है भी क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, और इस तरीके से ये हमारे कपड़े को क्या करता है, प्रेस कर देता है। समझ आया? तो ये हमारा किसके ऊपर बेस्ड है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर ये हमारा बेस्ड है। दूसरा, नंबर 2, जो तुम लोग बल्ब देखते थे घर में, जो पीला वाला बल्ब देखते थे, अभी वाला नहीं, अभी वाला तो एलईडी है, एक पीला वाला बल्ब जो आता था, याद है, पीला वाला जो बल्ब आता था हमारे पास, थॉमस अल्वा एडिसन वाला 100 वाट का बल्ब आता था, 100 वाट का। तो इसमें क्या होता था, एक देखे होगे तुम लोग, यहाँ पर एक फिलामेंट लगा रहता था बल्ब में, क्या लगा रहता था, फिलामेंट, याद है, फिलामेंट। और ये जो फिलामेंट होता था ये टंगस्टन मटेरियल का होता था, किसका होता था, टंगस्टन मटेरियल का होता था, याद रखना है, टंगस्टन मटेरियल का फिलामेंट बना रहता था। और टंगस्टन का भी रेसिस्टिविटी क्या होता है, हाई, हाई रेसिस्टिविटी होता है, और मेल्टिंग पॉइंट भी इसका बहुत हाई होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई, और रेसिस्टिविटी भी क्या होता है, हाई। समझते जाना। तो क्या होता है, जब करंट जाता है तो करंट यहां पर जाएगा, तो ये टंगस्टन में रेसिस्टिविटी हाई है, इसके कारण से क्या होगा, वो रेसिस्ट करेगा, रेसिस्ट करेगा तो क्या होगा, हीट होगा, और हीट होगा तो धीरे 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 हीट होते होते इतना ज्यादा हीट हो जाएगा कि वही हमारा क्या करता है, लाइट जो है वहां से देना स्टार्ट कर देता है, ग्लो करना चालू कर देता है। इस प्रोसेस को हम लोग इनकैंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है, इनकैंडेसेंट, इनकैंडेंसेट, याद रखना है, लाइट देना मतलब हीट होकर लाइट प्रोड्यूस करना, दैट इज कॉल्ड द इनकैंडेसेंट, ठीक है। तो ये हमारा लाइट देना शुरू कर देता है, टंगस्टन मटेरियल, ठीक है, और ये हमारा लाइट यहां से ग्लो करेगा। अब ये इतना ज्यादा हीट हो जाता है लाइट देते 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 कि ये बल्ब का जो बाहरी परत है ये भी तुम्हारा ब्लास्ट कर सकता है। तो चूंकि बाहरी परत हमारा बल्ब का ब्लास्ट नहीं करे, बल्ब का जो कांच का बना वो ब्लास्ट नहीं करे गर्म होके, इसीलिए हम लोग इसके अंदर एक गैस भी भर देते हैं, इनर्ट गैस। कौन सा गैस भरा जाता है, इनर्ट गैस, ठीक है, आर्गन हो गया या फिर नाइट्रोजन हो गया, ये सब हमारा इनर्ट गैस होता है जो इसके अंदर भर दिया जाता है। वो क्या करता है, बाहरी एटमॉस्फेयर को ठंडा करके रखता है, चूंकि इसका हीट जो है उसी के अंदर ऑब्जर्व हो जाए और हमारा बल्ब जो है वो ब्लास्ट नहीं करे, उसका कांच नहीं टूटे। तो ये दूसरा हमारा एप्लीकेशन हो गया किसका, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। समझ में आ रहा है जी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पहला हमारा कौन हो गया, आयरन हो गया, दूसरा बल्ब हो गया जो पुराना वाला नाम था, तीसरा हीटर। हीटर जो है हम लोग घर में जो हीटर यूज करते हैं खाना वाना बनाने के लिए, देखो ना चूल्हा वो कैसा रहता है, हीटर का कुछ इस तरीके का रहता है, और इस पर भी देखोगे ऐसा बिना हुआ रहेगा, है ना, ऐसा एक कॉइल। ये भी कॉइल किसका होता है, नाइक्रोम का। किसका कॉइल होता है, नाइक्रोम का। तो सेमी प्रोसेस है, इसमें भी आएगा, वायर में करंट आएगा, करंट क्या होगा, करंट चलेगा, जितना ज्यादा टाइम तक चलेगा उतना ज्यादा वो हीट होगा, और हीट होगा, हम इसके ऊपर जो चीज रख देंगे वो हमारा क्या होगा, पकना शुरू हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, जो कि ब्लोअर भी उसी तरीके से काम करता है। हाँ, तो वो हवा फेंकने वाला होता है, बेसिकली उसमें क्या होता है ना, एक फैन लगा रहता है, ठीक है, गर्म होके, मतलब वो क्या करता है, पहले गर्म होता है और उसके अंदर फिर एक फैन होता है। तो वो पहले जो गर्म हुआ, मतलब उसके अंदर का एयर पार्टिकल्स जो गर्म होगा, वो फैन क्या करेगा, गर्म हवा को ऐसे चला देगा, वो गर्म हवा जो है वो बाहर फेंकना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से हमारा काम करता है। क्लियर है? चलो अब और एप्लीकेशन इसका देखें तो मिटा दे इसको। अगला एप्लीकेशन है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो एप्लीकेशन, ये सब समझ में आ रहा है। एक हम लोग देख लिए इसका कहाँ पे, मतलब आयरन में देखे, हीटर में देखे,
बल्ब में देखे, अब हमारा एक फ्यूज देखे हो कि नहीं, फ्यूज, ठीक है, फ्यूज आई थिंक यहाँ होगा, यहाँ नहीं है फ्यूज कहीं लगा हुआ, नहीं यहाँ तो एमसीबी लगा हुआ है। फ्यूज एक आता है इस तरीके का होता है, देखो ये ध्यान दो, ये ऐसा कुछ फ्यूज रहता है और यहाँ पर एक मेटल लीड लगा रहता है, यहाँ भी मेटल लीड और इससे एक पतला सा तार जो है वो कॉपर का जुड़ा हुआ रहता है, ऐसा ये फ्यूज होता है, पतला सा एक कॉपर का तार जुड़ा हुआ रहता है और हम लोग इसको मेन सप्लाई में लगा देते हैं। ये भी हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे भी काम करता है फ्यूज। कैसे करता है, ये क्या है, जैसे इसके इधर मान के चलो ये हमारा सप्लाई लाइन आ रहा है, कहीं से लाइन सप्लाई होके आ रहा है और ये मेन सर्किट में हमारा फ्यूज लगा और इसके इधर जो वायर गया है वो वायर पूरे घर का सप्लाई। तो जैसे ही यहाँ पे ज्यादा करंट आएगा, मतलब इतना करंट जितना इसको बर्दाश्त करने का क्षमता है, अगर उससे ज्यादा करंट जैसे ही जाएगा तो यहाँ जो फ्यूज में जो वायर कॉपर का लगा हुआ है या कोई और भी वायर लगा हुआ है वो क्या होगा, मेल्ट कर जाएगा, क्या होगा, मेल्ट कर जाएगा, पिघल जाएगा, पिघल के ये कनेक्शन टूट जाएगा, आगे करंट जाना बंद हो जाएगा और हमारा जितना भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो है वो सब सेफ हो जाता है, बच जाता है। तो ये भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है। रेजिस्टेंस दिए हुए है तुमको 8 ओम, रेजिस्टेंस है 8 ओम। उसके बाद तुम्हारा करंट कर है, करंट ड्रॉन हो रहा है 15 एम्पियर, करंट ड्रॉन हो रहा है कितना, 15 एम्पियर, कहीं कोई दिक्कत। और आगे सवाल में कहता है कि फ्रॉम द सर्विस मेंस 2 आवर कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप इन द हीटर, मतलब टाइम भी दे दिया है इसमें 2 आवर और हमसे पूछा है, देखो ध्यान दो यहां हमसे क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ हीट। अब एक चीज जान लो, हीट नहीं रेट ऑफ हीट, रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टी, रेट का मतलब ही क्या हो जाता है, डिवाइडेड बाय टी, ये चीज जान लो। टाइम से तुमको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो हम लोग यहां जानते हैं जैसे H बराबर क्या पढ़े हैं फॉर्मूला, आई स्क्वायर आर इंटू टी, तो ये H है, H है तो V स्क्वायर बाई आर इंटू टी तब लगाएंगे ना जब V रहेगा, हमको सवाल में V है ये नहीं I दिया है तो हम I नहीं यूज करेंगे, जैसा भगवान वैसा पूजा वाला कहानी है भाई साहब, जैसा यहाँ पे रहेगा हमारा यहाँ पे वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे ना, हम क्यों V स्क्वायर बाई आर लगाने जाए जब हमको I ऑलरेडी दिया हुआ है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे H नहीं निकालना है, हमको निकालना है रेट ऑफ हीट, तो रेट कैसे बनेगा, टाइम को इधर भेज दो यानी H बाई टी कर लो, H बाई टी सी को क्या पढ़ते हैं, रेट ऑफ हीट, तो H बाई टी इधर आ गया, टाइम का कोई यूज नहीं है इसमें, बस आई स्क्वायर इंटू आर कर दो, आई का वैल्यू कितना होगा, आई हो गया 15 का स्क्वायर गुने आर, आर कितना होगा यहां से 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा H बाई टी रेटेड हीट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये H बाई टी इज इक्वल टू 225 गुना 8, H बाई टी इज इक्वल टू हो जाएगा 1800। और बेसिकली हम लोग निकाले क्या, ये आई स्क्वायर इंटू आर क्या होता है, पावर, पावर ही तो होता है, तो आई स्क्वायर इंटू आर पावर होता है तो क्या हो जाएगा वाट, ये हो गया आंसर इसका। इस क्वेश्चन में टाइम का हमको कोई यूज नहीं करना है, बस हमको हीट बाई टाइम लगा दिए क्योंकि ये पूछा है रेट एट विच हीट, तो रेट ऐसे होता है H बाई टी। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट।